आज के मुख्य समाचार, दुनिया के चुने गए ब्रेकिंग न्यूज हम लाए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पैर पकड़े, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो खींचकर रूबे ले गए और कोलकाता गैंगरेप की पीड़िता की दिल दहला देने वाली आप बीती। ईरान को $30 बिलियन देंगे और सेक्शन भी हटाएंगे ट्रंप। इजरायली रक्षा मंत्री बोले, हमें नहीं पता था कि अमेरिका। सोनम ने राजा रघुवंशी को दी थी काली गुड़िया, मां ने कहा वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से की बात, भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए दिया धन्यवाद। एलएसी विवाद का हो स्थायी समाधान, राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री से किया आह्वान। 2 महीने में बेरहमी से की 9 लोगों की हत्या, शव काटकर अपार्टमेंट में छुपाए, ट्विटर किलर को मिली फांसी। अगर ये न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें। अगर ऐसे ही न्यूज अपडेट आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे। पैर पकड़े, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो खींचकर रूम में ले गए और कोलकाता गैंगरेप की पीड़िता की दिल दहलाने वाली आप बीती। पश्चिम बंगाल में लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की भयावह घटना सामने आई है। पुलिस ने इस दरिंदगी में शामिल कॉलेज के 2 मौजूदा छात्र और एक पूर्व छात्र समेत 3 लोगों का गिरफ्तार किया है। यह घटना 25 जून को शाम 7:30 बजे से 10:50 के बीच की बताई जा रही है। पीड़िता की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक इस मामले का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा है। वो कॉलेज का पूर्व छात्र है और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के यूनिट का अध्यक्ष रह चुका है। इसके अलावा एफआईआर में 2 और आरोपी जिब अहमद और प्रमित मुखर्जी का नाम भी है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्र ने उन पर शादी का दबाव बनाया। पीड़िता ने जब बताया कि उसका बॉयफ्रेंड है तो आरोपी ने उसे भी नुकसान पहुंचाने और उसके माता पिता को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। आरोपी ने पीड़िता के बॉयफ्रेंड को कॉलेज के अंदर बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की। पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत में बताया गया, आरोपी ने मुझे यौन संबंध बनाने के इरादे से मजबूर करने की कोशिश की। मैंने इनकार किया और उसे पीछे धकेल दिया। मैं रोई और उससे कहा कि मुझे जाने दो। मैंने उससे कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मेरी एक ना सुने। पीड़िता ने बताया, मैंने उनके पैर पकड़े कि मुझे जाने दो, लेकिन वो नहीं माने। मुझे घबराहट होने लगी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैंने उससे अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने। वो मुझे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले जाकर मेरा साथ गैंगरेप किया। ईरान को $30 बिलियन देंगे और सेक्शन भी हटाएंगे ट्रंप। इजरायली रक्षा मंत्री बोले, हमें नहीं पता था कि अमेरिका। ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सूर बदल गए हैं। ईरान के ट्रंप अधिकारियों और ट्रंप प्रशासन के सूत्रों ने जानकारी दी है कि अमेरिका ईरान के सिविल एनर्जी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए 20 से $30 बिलियन देगा और उस पर लगे सेक्शन में भी राहत दे सकता है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काटिच का बयान आया है। इजराइल काटिच ने इजरायली टेलीविजन चैनल 13 समेत विभिन्न मीडिया चैनलों को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि सरकार ने बिना ये जाने कि अमेरिका इसमें शामिल होगा या नहीं, युद्ध शुरू कर दिया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काटिच ने कहा कि इजराइल को नहीं पता कि यूरेनियम का भंडार कहाँ है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो ईरान पर फिर हमला करेंगे। ट्रंप प्रशासन के सूत्रों ने कहा है कि अमेरिका सीधे ईरान को पैसा नहीं देगा, बल्कि वो अपने अरब देशों के दोस्तों के जरिए ये मदद ईरान को पहुंचाएगा। ईरान पर फिर करेंगे हमला, बोले इजराइल का काटिच ने समाचार आउटलेट्स को बताया कि जरूरत पड़ी तो इजराइल दोबारा ईरान पर हमला कर रहेगा। उन्होंने चैनल 12 से कहा, हम ईरान को परमाणु हथियार और लंबी दूरी के मिसाइलों को विकसित करने की अनुमति नहीं देंगे। काटिच ने यह भी स्वीकार किया है कि इजराइल को ईरान के सभी एनरिच यूरेनियम का स्थान नहीं पता है, लेकिन दावा किया कि उनके सैन्य हमलों ने तेहरान की संबंधी क्षमताओं के तबाह कर दिया है। चैनल 12 से बातचीत में यूरेनियम को लेकर उन्होंने कहा, सामग्री स्वयं ऐसी चीज नहीं थी जिसे बाहर निकालना जाना चाहिए था। सोनम ने राजा रघुवंशी को दी थी काली गुड़िया, मां ने कहा वो कहीं भी कुछ भी।
राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। आज 1.25 महीने हो गए हैं। हमने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। घर भर के लोगों ने राजा को खाना खिलाया। हमने उसे भोग लगाया। मां ने रोते हुए कहा कि हम उसके लिए न्याय चाहते हैं। जिन लोगों ने बच्चे के साथ अन्याय किया, भगवान उनके साथ अन्याय करे। राजा की मां ने कहा, सोनम और राजा उज्जैन गए थे, महाकाल के मंदिर गए। वहां से दोनों भैरव मंदिर गए थे। दोनों काली गुड़िया खरीद कर लाए थे। सोनम ने राजा को दी थी। राजा ने बोला कि मम्मी उसने टांगने के लिए दिया है। मैंने पूछा कि ये किस टांगना होता है। ये बोला ये नजर के लिए लगाती है। उमा रघुवंशी ने कहा, पूरा शक जा रहा है कि सोनम कहीं भी कुछ भी करवा सकती थी। उस दिन मेरा बेटा अकेले जाता तो कुछ ना कुछ हादसा कर सकती थी। कुछ ही बहाने से गाड़ी में उतर कर सकती थी। सोनम मंदिर गई थी तो उसने कहा कि क्या नहीं किया है, जो वही जाने। पीछे से वार कौन करवाता है। जब उसे 7 फेरे के लिए जिस पंडित जी ने शादी करवाई, उन्होंने सारे वचन क्या राजा को सिखाई थे। फोटो और वीडियो में सब दिख रहा है। सोनम नाम से खौफ हो गया है। बहुत डर लग रहा है। सोनम नाम से मुझे हर जगह खतरा लगता है। मैं तो बोलूंगी कि सोनम नाम की लड़की से कभी अपने बच्चों की शादी मत कराना। बच्चे हो तो कभी सोनम नाम मत रखना। एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से की बात। भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए दिया धन्यवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को ईरान के अपने समकक्ष अब्बास अराक्ची के साथ टेलीफोन पर बात की। उन्होंने ईरान के दृष्टिकोण और सोच को साझा करने के लिए अराक्ची की सराहना की और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी में सहायता प्रदान करने के लिए पश्चिम एशियाई देश का आभार जताया। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज दोपहर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात की। वर्तमान जटिल परिस्थिति में ईरान के दृष्टिकोण और सोच को साझा करने के लिए उनकी सराहना करता हूं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी में मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ये बातचीत पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई, जहां क्षेत्रीय संघर्ष और जटिल भू राजनीतिक परिस्थितियां वैश्विक चिंता का विषय बनी हुई है। हाल के महीनों में इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ी है, जिसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव देखते जा रहे हैं। स्थिति ने कई देशों को अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पर मजबूर किया है। भारत ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और दोनों देश विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करते रहे हैं। ये बातचीत इन संबंधों को और भी मजबूत करने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है। भारत क्षेत्र में सभी पक्षों के साथ बातचीत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि तनाव कम हो और शांति स्थापित हो सके। एलएसी विवाद का हो स्थायी समाधान, राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री से किया आह्वान। गलवान घाटी की झापड़ के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन से मुलाकात की है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर चीन के चिंगदाओ में राजनाथ सिंह ने एडमिरल जुन से मुलाकात कर वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्थायी समाधान पर जोर दिया। शुक्रवार को भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक जारी किया गया है। बयान के मुताबिक दोनों देशों के मंत्रियों ने भारत चीन सीमा पर शांति और सौहार्द बनाने के रखने के लिए आवश्यकता पर गहन विचार विमर्श किया। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए गए जघन्य आतंकवादी हमले और पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने के उद्देश्य से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी। चीनी रक्षा मंत्री से वार्ता के दौरान राजनाथ सिंह ने सीमा प्रबंधन पर जोर देते हुए इस मुद्दे पर स्थापित तंत्र को फिर से सक्रिय करते हुए सीमा पर सीमांकन के स्थायी हल का समर्थन किया। दरअसल भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी विवादित एलएसी है। पूर्वी लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक ये सीमा फैली हुई है, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद से ही ये सीमा विवादित है। 2 महीने में बेरहमी से की गई 9 लोगों की हत्या, शव काटकर अपार्टमेंट में छुपाए, ट्विटर किलर को मिली फांसी।
जापान में शुक्रवार को एक व्यक्ति को फांसी दी गई, जिस पर 2017 में कनगावा प्रांत में 9 लोगों की हत्या का आरोप था। 34 साल के आरोपी शिरारी ताकाशिरो, जिसे टॉबिटर किलर कहा जाता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2022 के बाद से जापान में ये पहली फांसी थी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के प्रशासन के तहत ये पहली फांसी थी। शुक्रवार की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जापान के न्याय मंत्री केसुके सुजुकी ने कहा कि उन्होंने इस फैसले पर काफी सोच विचार कर फांसी के आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा यह मामला बहुत ही स्वार्थी मकसद जैसे जॉन और पैसे की लालच के चलते हुए हुआ, जिसमें 2 महीने में 9 लोगों की लगातार जान ली गई है। इससे पूरे समाज में डर और चिंता का माहौल बन गया है। मैं समझता हूं कि ये पीड़ितों और उनके परिवार दोनों के लिए विशेष रूप से दिल दहला देने वाला मामला है। सुजुकी ने बताया कि पूरी कानूनी प्रक्रिया और विचार विमर्श के बाद ही फांसी का आदेश किया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शिराशी को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। अब उसके अपार्टमेंट से एक पुरुष और 8 महिलाओं के शव बरामद हुए थे। ये अपार्टमेंट कनगावा प्रांत के जामा शहर में था, जो टोक्यो के दक्षिण में है।